आवाज अड्डा। चुनावी सीजन में आजकल एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है, शराब बंदी का। बिहार चुनाव के पहले नीतीश कुमार ने राज्य में शराब पर पाबंदी लगाने का वादा किया था। वो चुनाव जीत गए और शराब बंद भी कर दी। दूसरे नेता भी अब इस फॉर्मूला को अपनाना चाह रहे हैं। तमिलनाडु में जहां चुनाव होने वाले हैं, वहां तो शराब पर बैन लगाने की रेस लग गई है। मुख्यमंत्री जयललिता ने कहा कि अगर वो फिर से चुनकर आई तो फेज वाइज शराबबंदी होगी। जवाब में डीएमके ने पूर्ण शराबबंदी का वादा कर दिया है। ये सुनकर आज शराब बेचने वाली कंपनियों के शेयरों को हैंगओवर भी हो गया और ये धड़ाम से गिरे। ये कुछ शेयर जो आज बुरी तरह से पिटे हैं। लेकिन क्या शराब बंदी से वाकई सामाजिक कल्याण होता है? क्या ये केवल एक चुनावी स्टंट है? और कब तक हमारी सरकारें, केंद्र और राज्य दोनों, एक एक करके चीजें बैन करती जाएंगी? आवाज अड्डा पर आज हम ऐसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में एक बड़ा पैनल जोड़ा है। बीजेपी के प्रवक्ता सुदेश वर्मा है, कांग्रेस की प्रवक्ता रीता बहुगुणा जोशी से बात करेंगे, जेडीयू के नेता राजीव रंजन हमारे साथ जुड़े हैं, एड गुरु प्रहलाद कक्कड़, इमेज गुरु दिलीप चरियन, द वायर.in के फाउंडिंग एडिटर एमके वेणु, राजनीतिक विश्लेषक मनीषा प्रियम और लेखक राहुल ईश्वर। इन सबसे हम जानेंगे कि उनकी राय में जो हो रहा है वो सही है या गलत। लेकिन सबसे पहले राजीव रंजन जी, आपकी सरकार ने जो शुरू किया और आपका जो चुनावी पैतरा था वो काम कर गया, वो एक ट्रेंड बन गया है पूरे देश में। लेकिन ये बताएं कि जब से आप लोगों ने शराब बैन की है बिहार में, ऐसी खबरें आ रही है कि नेपाल के बॉर्डर में इतनी हलचल हो गई है, इतना बूटलेगिंग बढ़ गया है। इसको लेकर आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये चुनावी पैतरा नहीं है। नीतीश कुमार जी ने अन्य सवालों पर भी जो वायदे किए उसको पहले पूरा करने का कारनामा बिहार राजनीति में उन्होंने पहले भी रचा है। और अब तक महिलाओं से किए गए वायदे को पूरा करने का सवाल है तो ये राजनेताओं की विश्वसनीयता बढ़ती है। और इस फैसले से कम राजनीति में जो एक वैक्यूम था, एक विचारों को लेकर के जो लोग भरोसा नहीं करते हैं कि एक राजनेता कल कुछ कहता और परसों पूरा नहीं करेगा, इन तमाम मिथकों को नीतीश कुमार जी ने अपने फैसले के साथ बदलने का काम किया है। आज बिहार की जो महिलाएं हैं और बिहार के जो बच्चे हैं, इस फैसले को लेकर उनके अंदर किस तरह की खुशी है उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकती हैं। और जहां तक राज्य की सीमाओं पर, चाहे अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो या राज्य दूसरे राज्यों के साथ जो हमारे सीमा पर जो तस्करी के आरोप जिस तरह के लगे हैं, ये बिल्कुल ही निराधार है। इसलिए कि इतनी सख्ती बढ़ती जा रही है कि ये परिंदा पर वाला बात तो अमित शाह जी के साथ इसे नहीं जोड़ा जाए। लेकिन इतनी बात तय है कि अब शराब लेकर के कोई बिहार की सीमा में दाखिल नहीं हो सकता है और बिहार में रह करके कोई पी नहीं सकता है। लेकिन ये खबरें आ रही कि झारखंड में एक्साइज डिपार्टमेंट की रेवेन्यू 48% बढ़ गई एक महीने में, क्योंकि वहां आपके बॉर्डर में शराब की लाइसेंस लेने वालों की तादाद इतनी बढ़ गई। मेरा ये सवाल है, और प्रहलाद कक्कड़ जी आपसे मैं शुरू करूंगी, कि क्या ऐसी कोई भी सर्वे की गई है, ऐसा कोई भी स्टडी है जिससे ये साबित होता है कि शराब बंदी से लोगों के जीवन में सुधार आता है या क्राइम घट जाती है या कुछ भी अच्छा होता है? तो ये बात नहीं है। द पॉइंट इज इम्प्लीमेंटेशन। आप रूल बना देंगे, आप कुछ भी कर देंगे, पर जब तक आप लोगों को एजुकेट नहीं करेंगे, देयर इज नो, वो तो खिलाफ ही होंगे। जो शराबी है वो तो शराब के लिए अपने घर में बनाएगा अगर बाहर नहीं मिलेगा तो इट्स नॉट दैट इज नॉट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज ये लॉन्ग टर्म जो प्लान है, ये तो शॉर्ट टर्म है। सब आपने बंद कर दिया, ये हो गया ना। बंद करने से किसको फायदा हुआ? फायदा हुआ माफिया को, फायदा हुआ बॉर्डरिंग स्टेट्स को अंटिल यू क्लोज देम ऑल्सो, और फायदा हुआ पुलिस को। सबसे ज्यादा फायदा हुआ पुलिस को, क्योंकि दे बिकम द बिगेस्ट बूटलेगर्स। फाइनली जो कीपर्स ऑफ द लॉ, इफ यू कैनॉट कंट्रोल देम, तो फिर क्या फायदा हुआ? जब वही बूटलेगिंग चाहते करोगे। अब गुजरात में देखिए, सबसे ज्यादा बूटलेगिंग कहाँ होती है? इट्स इन द पुलिस स्टेशन, नोवेयर एल्स। आपको अगर कुछ चाहिए तो आप फोन करेंगे अपने बूटलेगर को, आप एक पुलिस की गाड़ी आपको आके डिलीवर करेगी ना। दीज आर हकीकत। ये मैं माहौल के लिए मजाक में नहीं कह रहा हूं। दीज आर थिंग्स दैट अमेरिका ट्राइड इट। सब हर देश ने ट्राई किया है। नहीं, कितने राज्यों ने भारत में ट्राई करके इसको रिवर्स किया है, चाहे वो हरियाणा हो चाहे आंध्र प्रदेश हो। स्थिति
बिल्कुल बुरी हो गई उसके बाद, बिकॉज ये जो लेजिटिमेट था, जो ऊपर जो विच यू कैन मॉनिटर, आप मॉनिटर कर सकते हैं, मॉनिटाइज कर सकते हैं, ये स्थिति अंडरग्राउंड आपने भेज दी। जब आप बैन करेंगे किसी चीज को समझाने के बगैर और यू डोंट गिव एन ऑल्टरनेटिव, तो फिर क्या होता है? तो इट गोज अंडरग्राउंड। जब व्हेन इट गोज अंडरग्राउंड देयर इज नो फैक्ट्स, देयर नो फिगर्स। नहीं रीता बहुगुणा जोशी जी, आप इतनी एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन रही है और आपकी सरकारों ने अलग अलग समय पर प्रोहिबिशन किया भी है, हटाया भी है। अब इतने सारे एक्सपीरियंस के बाद क्या आप मानती नहीं है कि ये एक लॉस्ट बैटल है? आप रेवेन्यू भी खोते हैं, माफिया को भी जगह देते हैं और करप्शन को पनपने देते हैं। देखिए, मैं इसका स्वागत करती हूँ, जो बंदी हो रही है जगह जगह, और आज से नहीं कई दशकों से महिलाओं के आंदोलन इस बंदी के लिए कोशिश करती आई हैं। और आज महिलाओं की आवाज इतनी बुलंद हो गई है कि कोई राजनीतिक दल उनकी आशाओं को, उनकी आकांक्षाओं को पीछे नहीं ढकेल सकता, क्योंकि नशे की सबसे बड़ा जो दुष्प्रभाव पड़ता है वो परिवार पे पड़ता है, महिलाओं पे पड़ता है, बच्चों पे पड़ता है, घर की आमदनी पे पड़ता है। और मैं समझती हूँ कि हिंसा का अगर मूल में सबसे बड़ा कोई कारण है तो वो शराब है। तो अगर रीता जी, ये देखिए, यही एक बेसिक आर्ग्यूमेंट है इसको लेकर, और इसमें मैं रविश, ये बिल्कुल देयर आर नो फैक्ट्स अबाउट दिस। फैक्ट इज दैट महिलाओं जो है वो कहती है कि अगर शराब, हमारा हस्बैंड अगर शराब बंद कर दे हम बहुत खुश होंगे। इसका मतलब आप वो उससे बंद कर दो उसका शराब, तो वो पीना थोड़ी बंद करेगा। पीना बंद करेगा तो अपनी मर्जी से नहीं, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस की आप बात करें, कुछ आंकड़े मैं आपको दिखाना चाहती हूँ रीता जी, क्योंकि फैक्ट पे हम बात करें। आप सही कह रहे हैं कि इमोशनली बहुत बड़ा इशू है, बहुत सारी महिलाएं सफर करती है, लेकिन अगर कोई गैरकानूनी काम हो रहा है तो क्या उस राज्य की लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस को उस पर पाबंदी नहीं लगानी चाहिए, या आप सब पर एक तरह की पाबंदी लगा देंगे? ये सवाल है। अब गुजरात में जो घरेलू हिंसा के आंकड़े हैं वो मैं दिखाना चाहती हूँ आपको। 2012 से 2014 के ये आंकड़े हैं और एनसीआरबी के ये आंकड़े हैं कि किस तरह 2012, 13 और 14 में गुजरात में घरेलू हिंसा के वारदात सिर्फ बढ़े हैं। और ये एक ऐसा राज्य है जहां डेकेड से 1960 से शराबबंदी है। तो सुदेश वर्मा जी, क्या कोई तथ्य है इसके पीछे? अब बिहार जैसा स्टेट देखिए, 6000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू उन्होंने लूज किया है, इतने बड़े वादे हैं उन लोगों के लिए, और आपने शराबबंदी से क्या हासिल किया है? इसमें तो आ रहे हैं, बहुत लोग अमीर हो गए। जी सुदेश वर्मा जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? चलिए उनसे हम संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। तब तक मनीषा प्रियम जी, आप कहां खड़ी होती है इस डिबेट में, क्योंकि इसे आमतौर पर एक विमेन्स इशू के रूप में पेश किया जाता है और है भी, महिलाओं के लिए इशू है भी, लेकिन अगर हिंसा हो रही है, उनके साथ जोर जबरदस्ती हो रही है, तो क्या उसे एक लॉ एंड ऑर्डर के लेवल पर टैकल नहीं किया जाना चाहिए? देखिए, शराब से जो लॉ एंड ऑर्डर की बात है, ये एक बहुत नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आप आंकड़े दिखा रही हैं। शराब से जो महिलाओं पे हिंसा है वो एक बहुत आम चीज है, इतनी आम चीज है कि वो थाने तक भी नहीं पहुंचती। वो घर में अगर उस पर शिकायत लगाती है तो घर में उसका ससुर पीने वाला हो, पति पीने वाला हो, बाद में उसका बेटा अगर पीने वाला हो, तो आमतौर पे ये विमेन पर घर के स्तर पर जो हिंसा होती है, और वो कई बार बहुत जोर जोर से बोलने की, हाथ घसीटने की या बाल खींचने वाली बात होती है। तो ये मामले जो हैं वो आपके रिकॉर्ड ब्यूरो पे नहीं दिखेंगे। तो समझने वाली बात ये है कि क्या बात है कि आंध्र में भी, जिसका नाम आप ले नहीं रही, वहां एनटीआर जब वापस आए हैं तो वापस आने में एक बहुत बड़ा रोल इस बात का रहा कि उन्होंने महिलाओं को एक अलग वोट बैंक की तरह देखा। और बिहार में नीतीश कुमार जी ने भी उनके लिए चुप्पा वोटर्स, जो कहा गया साइलेंट वोटर्स, वो पिछड़ी जातियों के थे, दलित कम्युनिटीज के थे, और ये सब में महिलाएं एक सॉलिड ब्लॉक बनकर उनके समर्थन में उभरी। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर यह आरोप था कि दाहिने हाथ से वो शराब बेच के पैसा कमाते हैं और बाएं हाथ से वो कहते हैं कि हम ये उत्थान करेंगे, और महिला ब्लॉक बन रही है। तो ये उनके लिए एक असमंजस की बात थी। राजनीतिक मामला मैं ये समझूंगी कि बिहार में यदि ये लगाया गया है तो क्या इस पर बरकरार रहेंगे वो, या फिर केवल जो लाइसेंसेज हैं
वो बदल जाएंगी और थोड़े दिन में आंध्र में जैसा हुआ कि एनटीआर का तख्ता पलट दिया गया। खैर बिहार में तख्ता पलट की तो संभावना नहीं है, लेकिन क्या नीतीश राष्ट्रीय परिवेश में आ जाएंगे और उसके बाद उनका कोई सक्सेसर हो वो इसकी ऐसी की तैसी कर दे, तो महिलाओं का वोट भी ले लिया, उनका मन भी ले लिया और एक तरह से गिरफ्त में महिलाएं आ जाती हैं कि एक बार जो है वो बंधक बन गई वो वोट बैंक की, लेकिन उसके बाद जो राजनीति जो है फिर उन्हें धोखा दे जाती है। तो कहीं ना कहीं बिहार में, अब बदले हुए बिहार में ये समझना पड़ेगा कि निचले तबके की महिलाओं की ये मांग है और बूट लेगिंग या परिवर्तन होता है कि नहीं व्यवहार में और क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के क्या ये हैं, ये इन सब चीजों को आपको एक अलग उस पर नापना पड़ेगा। किसी राज्य में और बिहार जैसे राज्य आप राजनीतिक विश्लेषण बिल्कुल सही करिए मनीषा जी कि ये एक मांग है, एक वोट बैंक है और ये जो भी एक कैंपेन था वो चल गया। मेरा बहुत ही मूल सवाल है दिलीप चेरियन जी, क्या सब पर प्रोहिबिशन लागू करना चाहिए या जैसे केरला ने कहा वहां किया है, वहां तो और भी अन्याय लगता है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप 5 सितारा होटल में जाकर शराब ले सकते हैं, आप गरीब है तो नहीं ले सकते हैं। और क्या एक राज्य सरकार का काम है कि छोटे बच्चों की तरह अपने राज्य के लोगों को वो बताए कि ये करो और ये नहीं करो? दिलीप चेरियन जी देखिए, आजकल स्टेट का एक ऑलमोस्ट हैबिट हो गया है कि किसी भी चीज पे बैन कर दो, ये मत खाएंगे, ये ना पिएंगे, ये एक एटीट्यूड हो गया स्टेट का। बिहेवियर चेंज जो है वो ये बैन से नहीं होता। मैं प्रहलाद काकर की बात मानता हूं कि अगर स्टेट को किसी भी चीज पे पाबंदी लगाना है वो लगा सकते हैं, पर उससे बिहेवियर जो है आदमी का या जो औरत है उनका चेंज नहीं होता इमीडिएटली। पर प्रोहिबिशन से एक डेफिनेटली ये एडवांटेज है कि पॉलिटिकल एडवांटेज है, क्योंकि विमेन का वोट जो है वो चाहते हैं कि प्रोहिबिशन आ जाए। पर इकोनॉमिक्स में देखें तो बिहार में 17% स्टेट का बजट टैक्स से आता है बूज के ऊपर। पर इसको अगर आप रोकें तो इसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए या तो स्टेट को इतना ज्यादा ग्रोथ दिखाना पड़ेगा और ये ग्रोथ से ही स्टेट का बजट बढ़ सकता है। अगर स्टेट में ग्रोथ इस वक्त नहीं होता तो ये बजट का जो गैप होगा वो फिल करने में बड़ा मुश्किल होगा। और यही प्रॉब्लम है तमिलनाडु की बात करें दिलीप चेरियन जी, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2007 में राजीव रंजन इसको एडमिट करेंगे। 2007 में जब नीतीश कुमार जी आए थे, राजीव रंजन और सुदेश वर्मा जी आप भी इसको अग्री करेंगे, 2007 में इतने लाइसेंसेस बांटे गए थे बिहार में और उससे रेवेन्यू 12 गुना बढ़ी थी जो आपको लिकर से मिलती है बिहार राज्य में, करीब 4,800 करोड़ हो गई थी। और उस पैसे का उपयोग करके नीतीश कुमार ने फिर सड़कें बनाई, दूसरी चीजें की और शायद उसकी वजह से वोट फिर से पड़े। सुदेश वर्मा जी, इस पूरे ट्रेंड पर आप क्या कहते हैं? इस पूरे ट्रेंड को आप क्या कहते हैं? एक फीवर जैसे आप कॉट ऑन किया है क्योंकि ट्रेंड में है, लेकिन सिर्फ एक पॉलिटिशियन के तौर पर नहीं, एक पॉलिसी मेकर के तौर पर आपको लगता है कि हर राज्य में शराब बंद करना सही रास्ता है? देखिए, मेरी पार्टी का यही मानना है कि आप नशाखोरी की बात कर रहे हैं ना, ड्रिंक्स को जो भी जस्टिफाई कर रहा है, आप नशाखोरी को जस्टिफाई कर रहे हैं तो नशाखोरी में फिर ड्रग्स क्यों बैंड है? ड्रग्स बैंड है ना भाई, तो नशाखोरी को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। इसके जो एडवर्स इम्पैक्ट्स हैं सोसाइटी में जहां भी देखे गए हैं, अगर वहां डिमांड होता है कि बैन करो जैसे बिहार में हुआ तो एक तरह से रिफरेंडम हुआ। और जैसे अभी तमिलनाडु में भी दोनों पार्टियों ने एक कॉम्पिटिटिव मैंडेट रखा है कि अगर हम जीतेंगे तो प्रोहिबिशन, ये अच्छी बात है, एक अच्छी शुरुआत है कि लोग प्रोहिबिशन को एक इलेक्शन एजेंडा बना रहे हैं। अगर उस पर जीतती है कोई पार्टी तो नशाखोरी तो बंद होना ही चाहिए। अब है कि आप कैसे सिमुलेट करेंगे जो डिमांड है। आप लोग जो राज्य चलाते हैं, महाराष्ट्र, गोवा, वहां सब जगह आप शराबबंदी लाना चाहते हैं सुदेश वर्मा जी? देखिए, वहां भी डिमांड्स आए हैं, लेकिन डिमांड्स उतने बड़े तबके पर नहीं आए हैं डिमांड्स, क्योंकि देखिए ये तो स्टेट स्पेसिफिक इशू है ना। जैसे मान लीजिए बहुत कोई सफर कर रहा है और इससे जीवन खराब होते हैं, एमके वेणु नहीं, हम तो बोल ही रहे हमारे सारे स्टेट्स में डिमांड आए हैं। और जो स्टेप बाय स्टेप बैंड शुरू हो चुका है। आपको खाना क्या है, कैसे रहना है, कैसे जीना है? हम आर्टिकल पढ़ते हैं कि एक ग्लास रेड वाइन आपके दिल के लिए अच्छा होता है। कौन डिसाइड करेगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? जी वेणु।
तमन्ना, मैं हेलो तमन्ना जी। मैं ये कहना चाहूंगा कि आज के तारीख में आजकल ग्लोबलाइजेशन का जमाना है। गुजरात में इंटरनेशनल सिटी बना रहे हैं, गिफ्ट सिटी। मुंबई की भी बात चल रही है कि इसको इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर बनाने की बात पहले हुई थी। आप अब बिल्कुल एक अपने प्रोटेक्शनिस्ट एक तरीके से नहीं रह सकते। आपके देश में टूरिस्ट आते हैं तो ये आप एकदम से चीजों को बैन नहीं कर सकते, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे जो एक बेसिक जो आर्थिक जो फ्रेमवर्क है उसमें इम्पैक्ट होता है। क्योंकि जैसे केरला में जब बैन हुआ तो मुझे याद है शशि थरूर ने कहा था कि जो रेवेन्यूज केरला को मिलती थी उससे एडुकेशन, बच्चों का जो पॉलिसीज, चाइल्ड वेलफेयर, विमेन्स वेलफेयर पॉलिसीज, उस पर सब खर्चा होता था। तो इस पे एक मॉरल स्टैंड नहीं लिया जा सकता। ये एक रैशनल इकोनॉमिक इशू है और इसको एक रैशनल इकोनॉमिक इशू के तौर से ही इसको देखा जा सकता है और इसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है। और जहां तक नशे का सुदेश जी बोल रहे थे, तंबाकू खाते हैं लोग, तंबाकू में बैन तो नहीं लगता, वो तो इससे भी खराब नशा है, उससे ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स है। क्यों नहीं लगता? मैं भी पूछ रहा हूँ, बहुत ज्यादा ड्रग्स पर बैन क्यों नहीं लगता? ड्रग्स पर बैन क्यों लगा? ड्रग्स पर बैन है ना, क्यों लगा ड्रग्स पर बैन? नहीं, लेकिन सुदेश ड्रग्स भी किक देता है, ड्रग भी नशा है, हर तरह के नशे हैं। आप लोग बीड़ी को बैन कर देंगे? क्या आप लोग तंबाकू को बैन कर देंगे? तमन्ना जी, इस बहस में जिस राज्य ने शराबबंदी लागू किया है जी, उस पर बहस कर रही है। कम से कम पक्ष भी तो सुन लीजिए कि बिहार ने अगर ये फैसला किया, किन स्थितियों में किया। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अभी मैं मनीषा प्रियम जी को सुन रहा था। ये कमजोर तबके के, चाहे वो दलित महिलाओं का सवाल हो, अत्यंत पिछड़ी जातियों की महिलाओं का सवाल हो, सवर्णों में जो गरीब जो महिलाएं हैं उनका सवाल हो, बच्चों का सवाल हो, समाज के उन तमाम महिलाओं की पीड़ा और वेदना थी जिन्होंने गहरी जो आर्थिक सुरक्षा का जो दौर झेला है, उनके चेहरे पर मुस्कान लौटाने का काम नीतीश कुमार जी ने किया है। और जो भी राजनीति करने वाले लोग हों, आज बिहार में इस फैसले के खिलाफ चाहे किसी राजनीतिक दल में हो, वो बोलने के, मुझे उम्मीद है, अभी आप जब बोल रहे थे मैं सुन रहा था, मुझे भी सुन लीजिए। जी बताएं। बड़ी बात यह है कि फैसले के लिए 6,000 रुपए के राजस्व के नुकसान की बात बताई जा रही है। हम तो कह रहे हैं केंद्रीय करों में बिहार का हिस्सा बढ़ाइए, जो बिहार को मिलना चाहिए वो अगर बढ़ेगा तो 3 से 4,000 करोड़ रुपए उससे बढ़ेंगे। सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में बिहार का जो हिस्सा कम किया गया है उसका फायदा होगा। जो कॉन्स्टिट्यूशनली जो मैंडेटेड फाइनेंस कमीशन के अवार्ड के हिसाब से बिहार को जो अवार्ड तय किया जाता है उसमें बिहार के साथ बेईमानी है। शराब के राजस्व से नहीं, बस तमन्ना जी केवल 30 सेकंड मुझे एक बात लेने दीजिए। ओके, ये सवाल मुझे लगता है जो लोग स्टूडियो पैनल में बैठे हैं वो बिहार या बिहार जैसे पिछड़े राज्यों की पीड़ा से उन्हें रूबरू होना चाहिए। आज मुख्यमंत्री जी ने ये बात कहा कि बिहार में टूरिस्ट पीने के लिए नहीं आते हैं, इसलिए अगर कोई कहता है कि टूरिज्म का नुकसान होगा, हमारे यहाँ पूरे दक्षिण पूरे एशिया के जो पर्यटक आते हैं वो कहीं पीने की मांग करने वाले लोग भी हैं। और मुझे लगता है एक बड़े क्रांतिकारी फैसले के साथ सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करने की जरूरत है, उसके साथ एकजुटता और समर्थन जताने का ये वक्त है कि मॉडल पूरे देश में इस पर चर्चा हो, अलग अलग राज्य लागू। मूल सवाल क्या है वो थोड़ा हम क्लियर कर दें। और रीता बहुगुणा जोशी जी भी बोलना चाह रही है। मूल सवाल रीता जी ये है कि क्या एक राज्य सरकार को तय करना चाहिए कि कौन शराब पीने लायक है और कौन नहीं लायक है? क्या एक राज्य सरकार का काम है कि आप लोगों के मॉरल्स को तय करें कि क्या सही है या क्या नहीं सही है? कल आप तय करेंगे कि आप स्टूडियो में तमन्ना की नहीं मिलेगा। बिहार में एक सर्वे करा लीजिए बिहार के गाँव। मुझे एक चीज बताएं, मुझे नहीं लगता है कि स्टूडियो बहस में इस्तेमाल करना करा लीजिए बिहार के गाँव। मेन चीज ये है कि व्हाट अबाउट द नतीजा क्या है? अब देखिए उसका फॉलोआउट क्या है। इट्स ए क्रिमिनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी। जब आप बैन करेंगे किसी जगह तो जब डिमांड होगा तो कोई ना कोई तो पैदा करेगा या स्मगल करेगा, तो दैट इज ऑल बिलो द बेल्ट, वो सब होराइजन के बिलो है, तो उसको मॉनिटर तो कोई कर ही नहीं सकता। तो व्हाट अबाउट द माफिया, व्हाट अबाउट द क्रिमिनल्स,
वेयर इज द मनी गोइंग टू, वेयर इज इट गोइंग टू? खट्टर साहब अभी बिहार में इस फैसले को लेकर केवल कसते हुए काला करने का एक बढ़िया तरीका निकल आया है। काला करने का बढ़िया तरीका निकल आया, ये आपको मानना चाहिए। जी रीता जी, बिल्कुल प्रहलाद जी के साथ इस पे पुरुष प्रधान बिल्कुल प्रहलाद जी के साथ की समीक्षा करने के लिए आपके पास अभी वक्त पूरा नहीं हुआ। धैर्य से देखिए, न तस्करी होगी। एक मिनट, राजीव रंजन जी ने बिहार की बात लगाकर हटा दिया है, उसका हिस्ट्री भी देखिए, खुद तमिलनाडु का बोलने दीजिए। एक मिनट रीता जी मैं देखिए मेरी 60 सेकंड का इंटरवेंशन है बस। पहली बात, इतनी देर से चर्चा हो रही है मुनाफा नुकसान। हम एक वेलफेयर स्टेट है, हमारी जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, वेलफेयर स्टेट है। यहाँ पर हर वर्ग के जो आपकी उनका जो बेहतरी है उसके लिए राज्य को काम करना चाहिए। आज अगर मुनाफा और नुकसान की बात है तो मैं आपसे पूछती हूँ, शराब पीकर जो लोग बीमार पड़ते हैं, जिनकी हेल्थ बिगड़ती है, उनके ऊपर स्वास्थ्य के ऊपर हजारों करोड़ रुपए सरकार के खर्च होते हैं, उसका कौन मुनाफा देखेगा, नुकसान देखेगा? इसी तरह से जो हिंसा होती है, लोग कह रहे हैं कि बूटलेगिंग होगी, इलीगल ट्रेड होगा। तो अगर लोगों को मॉरलिटी की बात आप कर रहे हैं और सरकार की बात कर रहे हैं, सरकार क्यों नहीं रोकेगी बूटलेगिंग? उसको रोकना नहीं सकती, तस्करी रोकना चाहिए। आप लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम तो नहीं सकते, ये कोई वजह नहीं हो सकती है। ये कोई वजह नहीं हो सकती है। देश का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, हिंसा बढ़ रही है, जो एक्सीडेंट होते हैं अधिकांशतः शराब के नशे में लोग एक्सीडेंट करते हैं, लोगों की मौतें होती हैं। कितना नुकसान है शराब से इस देश की जो हिस्ट्री है पब्लिक प्लेसेस में, कभी भी प्रोहिबिशन नहीं रेवेन्यू की। मैं रेवेन्यू के लिए कहना चाहती हूँ, जो लाखों करोड़ रुपया बड़े घरानों के ऊपर बकाए हैं, उनको वसूल करिए। बहुत तरीके राजस्व को बढ़ाने का। शराब से राजस्व नहीं बढ़ता। आप बेईमानी रोकिए, भ्रष्टाचार रोकिए। 6,000 करोड़ रुपए बिहार राज्य लूज करेगा, क्या उस राज्य को उसकी जरूरत नहीं है? जी मनीषा जी, देखिए, आप जो बिहार को समझने की कोशिश कीजिए, और जिस बूटलेगिंग और स्मगलिंग की बात कर रही हैं, ये एक इतना गरीब राज्य है कि यहाँ स्टील का बर्तन, बगल में नेपाल से कई बार चाइना से बना हुआ कपड़ा तक का तस्करी, ये सब युग भी मैंने देखा है। तो यहाँ ना एमके वेणु न प्रहलाद कक्कड़, यहाँ महिलाओं की एक सशक्त आवाज है। पिछले कुछ सालों में शराब का कंजम्पशन इतना ज्यादा बढ़ा है कि पहली बार जो महिलाएं साइकिल पे चढ़ के स्कूल जा रही हैं, उनका अगर एक डिमांड है तो वो है कि हमारे लिए वायलेंस फ्री सोसाइटी की पहल करो। उसके लिए शराबबंदी उनका एक मेजर डिमांड है। तो मेरा ख्याल है कि समझना चाहिए कि शराबबंदी करें और कैसे इस पर कायम रह सके बिहार, उस पर ज्यादा अमल करना चाहिए, वरना महिलाओं के साथ ये वादा खिलाफी होने वाली है। तो कहीं ना कहीं ये रैशनल इकोनॉमिक्स में आप चावल दाल खाइए, कोई और डिमांड सप्लाई की बात कीजिए, लेकिन शराबबंदी बिहार के लिए आज एक प्रोग्रेसिव कदम है। मेरा ख्याल है मनीषा जी, बिहार की कहानी अब रही नहीं है। बिहार में तो शराबबंदी हो गई है। अब आप देखिए कहानी कहाँ चली गई है। तमिलनाडु में भी होगा होने का, झारखंड में मांग उठ रही है। खिलाफी ना करे, ट्रेंड देख रहे हैं। ये सवाल उठाएं कि बिहार वादा खिलाफी ना करे, पॉपुलिज्म की वजह से बोतल में बंद एक लिक्विड। लेकिन देखिए मनीषा जी, राजीव रंजन कह रहे हैं हुए है कुछ चंद दिन, मर्दों का पावर महिलाओं पे मत दिखलाएं। ओके, इसे हुए है कुछ चंद दिन। ऑलरेडी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, कि नेपाल के बॉर्डर से शराब आनी शुरू हो गई है। दूसरी रिपोर्ट्स आ रही है कि झारखंड में इतने लाइसेंस बिक रहे हैं। को नहीं जानती, अब शायद किसी जमाने में वहाँ से कपड़ा भी का फर्ज है रोके। ओके, मैं भी रोक सका अभी तक कोई नहीं रोक सका। मैं भी, लेकिन मेरा ये सवाल है, कि इसके ट्रेंड कारण नहीं है। बिहार में शुरू हुआ है, अब तमिलनाडु में इस चुनाव के बाद, क्योंकि दोनों बड़ी पार्टियों ने वादा किया है कि वो शराबबंदी करेंगे, तो हम मान सकते हैं कि इस चुनाव के बाद शराबबंदी होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, पूरे चांसेस है। तमिलनाडु की ये बात हुई, झारखंड में मांग उठ गई है। महाराष्ट्र में 2015 में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हम इसके बारे में सोचेंगे। गोवा की चर्चा हो रही है। तो एक एज अ ट्रेंड आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या ये हर स्टेट में होना चाहिए, होना जा रहा है? और बेसिक सवाल, क्या एक सरकार को, क्या नेताओं को तय करना चाहिए कि इस देश के लोग क्या करें क्या नहीं करें?
तो ड्रग्स को भी खोल दीजिए, तो ड्रग्स भी पीने दीजिए लोगों को। सुदेश वर्मा जी, आपके देश की हेल्थ खराब हो रही है, आपके देश का माहौल बिगड़ रहा है, पंजाब की इकोनॉमी बैठ गई है। आपने जो पूछा आपकी वजह बिहार का अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं, एक तरीका है, एक बढ़ रहे हैं। आप ये मान के कौन करेगा? अगर जनता का मैंडेट किसी को मिला है सरकार, आप कब तक लोगों को बताएंगे? आप तमन्ना जी, जब पब्लिक डिमांड पर आप टैक्सेस बढ़ा दीजिए, लेकिन लोगों को कहना कि आप पब्लिक डिमांड पर जब होता है तो आपको मानना पड़ेगा कि एक तरह से रेफरेंडम हुआ है, क्योंकि पब्लिक डिमांड पर हुआ है ना। अगर तमिलनाडु में पब्लिक डिमांड पर होता है तो आपको ये फैसला मानना पड़ेगा। सरकारी होना चाहिए लीगल। की भूमिका क्या होगी? जो कुछ स्वर उभरे, इन सब पर आपके यहाँ जो कुछ स्वर उभरे कि क्या सरकार डिसाइड करेगी क्या खाना है क्या पीना है, तो जब लोग ही डिमांड कर रहे हैं कि आप बैन करो तो उसमें क्या दिक्कत है फिर? नहीं, लेकिन सारे लोग सारी चीजें डिमांड नहीं करते ना सुदेश वर्मा जी। आप कैसे तय करते हैं? ये इसी को तो वोट बैंक पॉलिटिक्स कहते हैं। परमिट कि मिलता है, आप चुनाव जीतने के लिए एक वादा करते हैं, लेकिन क्या ये लोगों के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है या नहीं, ये मेरा आपसे सवाल है। उनको भी मिलता है परमिट। नहीं, कल तो आप कहिए कि एक मात्रा से ज्यादा मिठाई में चीनी नहीं होनी चाहिए। आपको पता है कितने लोग डायबिटीज से जूझ रहे हैं भारत में? कितनी बड़ी किलर डिजीज हुई है। आप जो ठीक है, आप कह रहे हैं कि अल्कोहलिक से ज्यादा डायबिटीज नहीं है भारत में। अगर कोई आत्महत्या कर रहा है तो फंडामेंटल राइट बन सकता है। जिसने कई पीढ़ियों को अगर कोई आत्महत्या करे, देखिए, तीनों नेताओं से गुजारिश है कि एक एक करके बोले, एक मिनट। राजीव रंजन जी, रीता जी, राजीव रंजन जी, रीता जी, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा, मेरी रिक्वेस्ट है। सुदेश वर्मा से मेरा सवाल है, उनका जवाब मैं सुनूंगी, फिर रीता जी, फिर राजीव रंजन जी। सुदेश वर्मा पहले आप। देखिए, जो भी शराबबंदी हुए हैं बिहार में वो पब्लिक डिमांड पर हुआ है। एक तरह का आप समझिए रेफरेंडम हुआ है। तमिलनाडु में भी अगर दोनों पार्टी अगर एजेंडा में रख रही है तो एक कंसेंसस है, इसमें कोई इम्पोजिशन नहीं कर रहा है। अगर इस तरह पब्लिक से डिमांड आता है तो उसके बाद जो भी सरकार में है उसको इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि पॉलिटिक्स तो यही है ना कि आप लोगों के डिमांड के सामने झुके। हाँ, एक बात और है जो एमके वेणु जी ने बोला, मैं मानता हूं कि अगर टूरिज्म को रिलेटेड है, एनआरआईज कोई आता है, कोई मेडिकल रीजन है, तो परमिट की व्यवस्था होनी चाहिए। परमिट की व्यवस्था गुजरात में भी है, तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन ब्लैंकेट आप बोल देंगे सबको अवेलेबल हो तो उसके जो एडवर्स इंपैक्ट है उससे आप कैसे डील करेंगे, यही मुद्दा है। ओके, रीता जी, परमिट की जो व्यवस्था है, सही कह रहे सुदेश वर्मा जी, गुजरात में है। तमन्ना, मैं एक छोटी सी बात रखना चाहता हूँ। ओके, वेणु जी और फिर रीता जी। जी तमन्ना, मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, नीतीश जी ने प्रॉमिस किया था इलेक्ट्रेट को। जहां तक प्रॉमिस का सवाल है, उनका ये दायित्व है कि प्रॉमिस को रखें। मैं दूसरे मुद्दे पे बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये टोटल बैन फीजिबल है कि नहीं। मुझे लगता है कि सोसाइटी के बिहेवियर को भी समझना जरूरी है, और इसके और तरीके भी हैं। इसमें रैशनिंग भी हो सकती है, और इसको और तरीके से जो फेस तरीके से भी डील किया जा सकता है। लेकिन वेणु जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप कोई नशे को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? नशा लेना जस्टिफाई कैसे हो सकता है? आप उसके आदी हो सकते हैं, बट हाउ कैन यू जस्टिफाई? ड्रग्स तो ये शराब और नशा ही है ना, तो नशा से आपको दूर रहे तो सरकार का कर्तव्य है। अगर आप और आपकी अपनी जनता को नशा से दूर करें, सरकार का कर्तव्य है। अगर आप कह रहे कि सारे ड्रग्स के जैसे ही है शराब, नशे की श्रेणी में है, गिनने की क्या जरूरत है? फिर इस देश में बिकना ही नहीं चाहिए। आते ही आप लोगों को पूरे देश में प्रोहिबिशन लगा देना चाहिए था, लाइसेंस नहीं देना चाहिए। फिर आप क्यों परमिट लाइसेंस दे रहे हैं? आप कह रहे हैं कि एनआरआईज आके यहाँ पर नशा कर सकते हैं, टूरिस्ट आकर कर सकते हैं। लॉजिक कोई समझ में नहीं आता है। रीता जी, आप कहना चाह रही थी इस पर। देखिए, जैसे टूरिज्म की भी आपने बात की, तो आपको पता होना चाहिए भारत के जो टूरिज्म है वो रिलीजियस लिंक्ड होंगे, तो वहां भी शराब की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोग गोवा आते हैं, केरल आते हैं, यानी आप कह रहे हैं कि रिलीजियस टूरिस्ट के अलावा और कोई नहीं आए भारत में, इसीलिए स्टेट स्पेसिफिक होना चाहिए। मेला में करते हैं। प्लीज आप बताएं कि आप क्या मानती हैं? दो तीन चीजें। क्या आप मानती हैं कि अगर टूरिस्ट आते हैं तो उनको पीने देना चाहिए, और जो टूरिस्ट आते हैं वो सिर्फ धार्मिक आस्थाओं से आते हैं, इसलिए उनको जरूरत ही नहीं है शराब की, और अगर किसी को जरूरत है तो परमिट लेकर पिए? जी रीता जी। तमन्ना, कुंभ मेला में सबसे ज्यादा नशा होता है, लोग नशा करते हैं कि एक डिबेट इस इशू पे शुरू हुआ है, और इसका रैशनलाइजेशन हो सकता है कि नहीं,
इस पे सरकारें जनता के साथ बात करें, सोशल ग्रुप के साथ बात करें, क्या विधि निकल सकती है। पर एकदम खुलकर शराब बिके और लोग कहते हैं कि अब जो है खराब शराब बनेगी, अब जाली शराब बनेगी, तो पहले भी बनती है। आपको मालूम है कि गांव-गांव में शराब बनती थी। सवाल ये है कि किस तरह से जहर से समाज को बचाया जाए। इस पर चर्चा शुरू हुई हो, इस पर चर्चा, गंभीर चर्चा हो, इसका कोई रैशनलाइजेशन हो सकता है, जरूर हो, लेकिन ये कह देना कि फंडामेंटल राइट है, ये गलत है। अगर कोई अपनी जान लेना चाहता है तो उसका फंडामेंटल राइट नहीं बनता, क्योंकि अपनी जान के साथ अगर कोई लिमिट में, मॉडरेशन में शराब पिए, आप कह रहे हैं उनकी जान चली जाएंगी, मतलब कोई लॉजिक तो होना चाहिए इस आर्गुमेंट का। राजीव रंजन जी, फंडामेंटल राइट तो लोगों का ये भी है, सब शराबी थोड़ी है, खाली ना जाए। लॉजिक तो ये भी है कि लोगों की फंडामेंटल राइट हो कि वो भूखे पेट ना सोए। फंडामेंटल राइट के बारे में कोई क्यों नहीं सोचता? राजीव रंजन जी, सारे रिसर्च क्या कहते हैं? 2 दिन के अंदर हजारों लोग, आपके राजीव रंजन जी लोग साबुन खाने लगे, उनके लिए आपने ना कोई रिकवरी सेंटर बनाए, तो वो अस्पताल खाने लगे क्योंकि उन्हें एक दिन अचानक शराब मिलना बंद हो गई। राजीव रंजन जी से सवाल है, प्लीज आप जवाब दीजिए कि आपने शराबबंदी के साथ क्या उतनी तैयारियां की? काउंसलिंग, रिहैब, कुछ नहीं। राजीव रंजन जी, राजीव रंजन जी को शायद मेरी आवाज नहीं जा रही है, लेकिन राहुल ईश्वर को हम जोड़ना चाहेंगे इस पूरे डिबेट में। राहुल ईश्वर जी, स्वागत है आपका। मेरा फंडामेंटल सवाल ये है कि शराब सेहत के लिए हानिकारक है, ये सब जानते हैं। तंबाकू भी सेहत के लिए हानिकारक है। एनीथिंग इन एक्सेस इज हानिकारक। मेरा तो कहना है कि चीनी इन एक्सेस इज हानिकारक, तो आप शराबी को क्यों पकड़ रहे हैं? आप एप्पल्स और पाइनएप्पल्स को कंपेयर नहीं कर सकते। नहीं, राहुल ईश्वर जी, मेरा ये सवाल है, नहीं, मेरे सवाल को सुन लीजिए। मेरा मूल सवाल ये है कि क्या एक सरकार को तय करना चाहिए कि उनके जो लोग हैं इस देश के, वो कितने अच्छे बने, उनमें क्या गुण हो? क्या मॉरल साइंस का पार्ट पढ़ाना चाहिए किसी सरकार को? ये मॉरल साइंस का पार्ट नहीं है, ये फिजिकल साइंस का पार्ट है। इसमें एक फिजिकलिटी इन्वॉल्व है, इधर से सोशल कॉस्ट है, इसमें हमारा हेल्थ के लिए और सेहत के लिए और इवन मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक कई चीजें हैं। हम सब ये हम सब जानते हैं, मगर लिबरलिज्म के नाम पे अगर हम लिकर को प्रमोट करें और ये सब आर्ग्यूमेंट्स रहे कि टूरिस्ट आ रहा है, इंडिया में जो टूरिस्ट आ रहा है वो योगा के लिए आ रहा है, आयुर्वेद के लिए आ रहा है, हमारे नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय करने के लिए आ रहा है, वो लिकर के लिए नहीं आ रहा है। अगर उनको लिकर चाहिए, उसके देश में हमसे बड़ा सबसे क्वालिटी वाला चीजें वो मिलेगा। सो सोशल कॉस्ट, इसका 2 आर्ग्यूमेंट है, एक है सोशल कॉस्ट, सेकंड इज ए हेल्थ रीजन। इन 2 चीजों को रखते हुए हमारे वी आर अ गांधीयन स्टेट, वी आर फादर ऑफ नेशन इज गांधी एंड वी हैव अ ग्रेट ट्रेडिशन ऑफ प्रमोटिंग एंटी अल्कोहल कल्चर। ये एक फ्रीडम के बात नहीं है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के बात है। और वो आपका रिस्पॉन्स इस पर? राहुल ईश्वर कह रहे हैं कि हमारे देश में जो भी टूरिस्ट आते हैं कि अगर आप वो सिर्फ नेचुरल ब्यूटी देखने आते हैं। देखिए नेचुरल ब्यूटी ये सब देखने आते हैं, ये बात सही है, पर सिर्फ बैन से नहीं होगा, क्योंकि अगर बैन की बात करें तो पंजाब जैसे स्टेट में वहां ड्रग्स का जो इम्पैक्ट है, वहां भी अब अगर आप लिकर भी बैन करें, ऐसे जो कॉम्पिटिटिव राइवलरी हो रहा है पार्टीज में कि हम सब बैन करेंगे, तो मेरे ख्याल में ये देश एक बैंड नेशन की तरफ जा रहे हैं। और हेल्थ के वजह से जो राजीव ईश्वरन कह रहे हैं वो सही नहीं है। टोबैको इससे भी बहुत हानिकारी है, जो ड्रिंक्स है उससे कई गुना हानिकारी है। किसी भी डॉक्टर का स्टडी देख लीजिए, उनको पता है कि ड्रग्स और ये जो टोबैको है सिलेक्टिव टारगेटिंग जो है दिलीप चरण जी, जैसे आप देखिए हर बजट में जो टैक्स होती है सिगरेट पर वो बढ़ जाती है, लेकिन बीड़ी पर उतनी नहीं बढ़ती, क्योंकि ज्यादा लोग बीड़ी पीते हैं और ज्यादा वोट देने वाले लोग बीड़ी पीते हैं। और मेरा हमेशा ये सवाल होता है कि क्या सरकारें ये चाहती है कि गरीब लोगों को ज्यादा कैंसर हो जाए और अमीरों को ना हो, इसलिए सिगरेट को ज्यादा टैक्स करती है ना? तो आई डोंट अंडरस्टैंड दिस सिलेक्टिव टारगेटिंग। इस पर हम और चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आगे पूछेंगे को ये क्या सरकार को आगे जंक फूड, फ्रेंच फ्राइज, बर्गर्स और मिठाई में ज्यादा चीनी को बैन नहीं कर देना चाहिए? इस पर हम लौटेंगे छोटे से ब्रेक के बाद, जाएगा नहीं।
ट्रेंड के बारे में हम चर्चा करें अब आज आवाज अड्डा में, और सबसे ज्यादा फ्लेवर में आजकल है शराबबंदी। बिहार में जो इलेक्टोरल सक्सेस, राजनीतिक सक्सेस मिली है नीतीश कुमार को इस वादे के बाद, उसे देखते हुए और भी राज्य इसी तरह के प्रयोग करने में लगे हुए हैं। तमिलनाडु में अब रेस लग गई है, जयललिता भी शराब को बैन करना चाहती है, डीएमके भी शराब को बैन करना चाहते हैं, दूसरे भी राज्य है लाइन में। एमके वेणु जी, एक बात जो रीता बहुगुणा जोशी ने उठाई थी, तो फिर प्रोस्टिट्यूशन को भी लीगल कर दीजिए। दुनिया भर में अलग अलग देशों में अलग प्रयोग हुए हैं और हर देश एक समान नहीं है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल कुछ देशों में प्रोस्टिट्यूशन लीगल है। वहां पर देखा गया है कि उन महिलाओं के राइट्स ज्यादा माने जाते हैं, इनकम भी होती है सरकार को और उनकी सुरक्षा ज्यादा होती है। बेटिंग लीगल है बाकी सारी दुनिया में, लगभग सारे देशों में, वहां से ज्यादा आमदनी आती है। यानी हर चीज जो गैर कानूनी है वो होती भी है, उसको हम नजरअंदाज भी करेंगे और वोटों के नाम पे बैन करेंगे। बैन marijuana है ये तो हमारा यहाँ पे तमन्ना, यहाँ पे देखिए, मेरा एक ही प्रॉब्लम है, जैसे मैंने आपसे कहा, इस पे प्रिपरेशन होनी चाहिए। यू हैव टू डू सर्वेज, लोगों से बात करके इसको किस तरह किया जाए। रैशनिंग भी एक ऑल्टरनेटिव है। मेरा ये केवल मेरा लिमिटेड पॉइंट है कि एकदम से बैन कर देना ओवरनाइट, उसके बजाय अगर जैसे जयललिता जी ने कहा कि एक फेस तरीके से जो विड्रॉल और एक रैशनिंग और इस तरह के मेथड अपनाएं तो वो ज्यादा बेहतर होगा। इससे थोड़ा सा इसको सॉफ्ट लैंडिंग करने की जरूरत है, इसको इतना हार्ड लैंड नहीं करना चाहिए। ये मेरा एक लिमिटेड पॉइंट है। नहीं, मेरा जो बेसिक सवाल है, और उस बेसिक सवाल के साथ मैं दिलीप चरियन के पास वापस लौटती हूं कि क्या एक सरकार को तय करना चाहिए कि आप क्या करें और क्या नहीं करें अपने घर में। देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है ये नैनी स्टेट का कॉन्सेप्ट है। आपने जैसे कहा कई देशों में कई चीजें बैन होते हैं। आपने चीनी के बारे में कहा, चीनी के बारे में भी अब कई देश एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि चीनी का अगर उसका परसेंटेज एक हिस्सा से ज्यादा हो तो उस पर ज्यादा टैक्स लगता है डायबिटीज की वजह से। इसलिए गवर्नमेंट्स को ये एडवांटेज है कि जो प्रोडक्ट बड़े कंपनीज बनाते हैं उनको बैन करना ठीक है। बीड़ी जैसी चीजें हैं जो घर घर में बनता है उसको बैन करना मुश्किल है। तो ये इस वक्त एक पॉपुलिज्म हो गया है और मुझे ये लगता है कि कई स्टेट्स में ये डिमांड अब उभर के ऊपर आएंगे और उनको करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो डिमांड है वो पॉलिटिकल पार्टीज को भी एक प्लेबिसाइड की तरह उसका रिजल्ट लेके आगे चलना पड़ेगा। तो सुदेश वर्मा जी, एक बात तो तय है कि अब हर चुनाव में, क्योंकि आप लोग थोड़ा पीछे रह गए बिहार में, हर चुनाव में जहां जहां मौका मिलेगा बीजेपी भी कहेगी कि हम शराबबंदी करते हैं। कांग्रेस और जेडीयू ऑलरेडी इसमें लगे हुए हैं। नहीं, पर एक उपाय है, नोबडी इज डिस्कसिंग दैट, वो कोई चर्चा नहीं कर रही। उपाय ये है, देखिए टोबैको इंडस्ट्री देखिए, दुनिया भर में बैन नहीं की, एजुकेशन किया। टुडे द यूज ऑफ टोबैको हैज कम डाउन बाय ऑलमोस्ट 60% among youth. Young people do not smoke anymore, क्योंकि उनको अभी ख्याल हुआ है कि ये इट इज नॉट गुड फॉर देम, बट इट्स वॉलंटरी। पर ये टाइम लगता है, इसको 10 साल लगे हैं। अब 10 साल किसी के पास है नहीं, 10 साल में तो उड़ जाएंगे, हर 5 साल में उड़ते रहते हैं। ये 5 साल की चर्चा है। ऑल दीज टर्म्स बाय द पॉलिटिशियंस आर ऑल शॉर्ट टर्म, देयर इज नथिंग सीरियस अबाउट इट। राहुल ईश्वर जी, एजुकेशन ही रास्ता है। अगर आप लोगों को बताएं कि क्या उनके लिए अच्छा है, बुरा, और फिर वो चूज करें कि वो क्या करना है। रोज हम अपने दिन में चॉइसेस करते हैं या नहीं, लाइफ चॉइसेस करते हैं या नहीं? सिर्फ प्रहलाद जी से एक पॉइंट, सी नैनी स्टेट एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, मगर हमारा एक वेलफेयर स्टेट है, और वेलफेयर स्टेट एक पेरेंट स्टेट है, ए स्टेट वेयर दे केयर फॉर देयर चिल्ड्रन, और दैट्स द रीजन व्हाई वी कॉल इट मदरलैंड। इसीलिए हमारे चॉइसेस, बच्चों को ये स्टेट पेरेंट स्टेट का मतलब है बीमारी, भूख, बीमारी, शिक्षा। अगर एक पेरेंट अपने बच्चे से कहते हैं कि अब तो धूम्रपान मत कीजिए या शराब मत पी जाइए, इसका मतलब ये है कि वो रेस्ट्रिक्टिव है। ये डिसिप्लिन की वजह से है, इसको फिजियोलॉजिकल रीजन है, साइकोलॉजिकल रीजन है और सोशियोलॉजिकल रीजन है। एजुकेशन का पॉइंट एब्सोल्युटली एक्सेप्ट करता हूं। सॉरी, when you do not explain to your children why you want to ban something, then they do not listen to you. That is why there is a huge problem with children today.
is that no parents are explaining to them why it's not good for them. They're just saying ban it, just like the sarkar. लेकिन There is no difference. मनीषा जी, तो फिर ये नैनी स्टेट तो हुआ ही ना, कि क्योंकि पेरेंट स्टेट, मतलब हमारे क्या ये माता पिता होगा कि हमें बताएंगे कि क्या करना है या नहीं करना है? देखिए तमन्ना जी, बहुत देर के बाद मेरे पास आई हैं, कुछ वक्त देती हूँ आपको समझाने के लिए। जी, बिहार का कॉन्टेक्स्ट समझिए। वो एक ऐसा राज्य था जहां शराब का सेल इस लेवल का नहीं था। पिछले कुछ वर्षों में अगर आप रिकॉर्ड देखेंगी तो 300 गुना ज्यादा। तो एक तरह से महिलाओं की तरफ से यही वो समय है जो पिछड़े तबकों की महिलाएं साइकिल पे चढ़ के स्कूलों में आई हैं। तो विमेन्स कॉन्शियसनेस एक हाई लेवल पे है। आंध्र का बार बार मैं जिक्र करती हूं, आंध्र में भी लिटरेसी मूवमेंट, नेल्लोर, उसके बाद ये डिमांड उभरी। तो मैं ये मानती हूं कि ये जो धर्म और ये सब कारण दिया जा रहा है, वो सबसे मैं बिल्कुल अलग अपने आप को मानती हूं, और मानती हूं कि वैसा राज्य अगर डंडा चलाना चाहे तो नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां एक महिलाओं की चेतना बढ़ने के चलते ये एक डिमांड आई है, और मुझे ये भी पता है कि राज्य ने एक तरह से कल्याणकारी राज्य के नाते एक महिला समर्थन में ये कदम लिया है। इसमें 2 स्टेप्स बैक होगा, लेकिन 2 स्टेप्स बैक जब तक होगा तब तक महिलाओं का सोशल इक्वेशन में पावर बढ़ा हुआ होगा। आज आप देखें बिहार में पब्लिक स्पेसेस में महिलाओं को बाल पकड़ के घसीटना, थप्पड़ से मारना, उन पे ऊंचा बोलना, जोर जोर से बोला जाना, केवल इसलिए कि शराब के नशे में मर्द हैं। महिलाएं उनके साथ शराब की नशे में हिस्सेदारी नहीं कर सकती। तो ये पब्लिक स्पेस की बात है। बिहार के पिछड़े तबके की महिलाएं पहली बार पब्लिक स्पेस में आ रही हैं, उनकी ये मांग है। हो सकता है कहीं न कहीं सोशल इक्विलिब्रियम कहीं और जाए, लेकिन ये एक नैनी स्टेट नहीं है, ना ही एक धर्मांध स्टेट है। कहीं न कहीं एक कल्याणकारी स्टेट का एक स्टेप जरूर है। करेक्शन शायद हो, लेकिन वो करेक्शन मेरे ख्याल में तब होगा जब महिलाओं का नेट बैलेंस ऑफ पावर, सोशल इक्वेशन, पब्लिक स्पेसेस। आप जानते हैं महिलाएं चाट खाने भी नहीं जा सकती थी गांव के बाजारों में। ये सारी चीजें अब बिहार में देखने को मिलती हैं। जो लड़कियां स्कूल में साइकिल पे चढ़ के गई, मनीषा जी से शराब पी रहे हैं बाहर बैठ के। मनीषा जी, आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। आप बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बात कर रही मैं लॉ एंड ऑर्डर की। पहली बार 4 दीवारी लांग के महिलाएं स्कूलों तक गई हैं, उनको इसका आनंद लेने दीजिए। उसके बाद कुछ करेक्टिव अगर आए तो आए, लेकिन नेट पावर, बैलेंस ऑफ पावर जो है महिलाओं के पक्ष में बिहार में बढ़ना चाहिए। ये एक राज्य का काम है कि कल्याणकारी स्टेप्स वो लेता है। ओके मनीषा जी, बैक भी होता है फुल एम्प्लॉयमेंट में 2 स्टेप्स बैक हुआ। राज्य अब पेंशन स्टेट नहीं है। जी एमके वेणु, मेरा ये कहना है, मनीषा जी एक सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रही है, वो अपने एक्सपीरियंस से बोल रही है, पर मेरा ये सवाल है कि क्या कोई गारंटी है कि अब डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा नहीं होगी बिहार में? जी एमके वेणु। तमन्ना, मनीषा जी की बात मैंने सुनी, उसमें पार्शियल ट्रूथ है, मगर वो पूरे, इट्स नॉट द होल ट्रूथ। बिकॉज आप कई स्टडीज देख लीजिए, और पेट्रियार्कल वायलेंस जो है और मेल वायलेंस का कोई 100% शराब से कोरिलेशन नहीं है। अगर जो नहीं पीते उनमें भी बिहार की कानून व्यवस्था से जुड़े सवालों पर जो बातें आ रही हैं वो सही नहीं है। निश्चित तौर पर पहले के मुकाबले डोमेस्टिक वायलेंस हो या महिलाओं के उत्पीड़न के जो आंकड़े हैं, पहले से बेहतर बिहार में हुए थे। और इस फैसले के पीछे जो बिहार की महिलाओं के बार बार पिछड़ी महिलाओं की बात कही जा रही है, हमारा ये कहना है बिहार की महिलाएं, चाहे वो पिछड़ी हो या सवर्ण महिलाएं हो, मैंने आर्थिक सुरक्षा का भाव उन सवर्ण महिलाओं के चेहरे पर भी देखा है, जिनके पतियों की आमदनी गांव में काम करने वाले पुरुषों से बेहतर थी, लेकिन वो आमदनी का एक बड़ा हिस्सा वो शराबखोरी में खर्च कर रहे थे और कई बीमारियों के शिकार भी लोग हो रहे थे। मेरा ये मानना है इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला वो शराब के कारण, फैसले के क्रियान्वयन की जो पृष्ठभूमि है, उसके साथ मैं एक बात जो कहना चाहूंगा, चाहे वो कड़े कानूनी प्रावधान हो या जिम्मेवारी तय करने की बात हो, जिम्मेवारी भी तय की गई है थानों के ऊपर, आरक्षी अधीक्षक के ऊपर, जो जिस इलाके में है वहाँ तो आप बात करें इम्प्लीमेंटेशन की। रीता जी आना चाह रही थी इस पर। मुझे लगता है ये मेरा सवाल है कि क्या पूरी व्यवस्था नीतीश कुमार जी ने की अगर हिंसा हो रही है, नहीं, मैं केवल 30 सेकंड में जानता हूँ आप नहीं आएंगी, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ जी।
नीतीश कुमार जी 2,500 करोड़ रुपए के बजटीय जो आवंटन का ये राज्य था, आज 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने वाला ये राज्य बन चुका है और राज्य के आंतरिक संसाधन इस बीच में तेजी से बढ़े हैं। राज्य ने अपने बलबूते केंद्रीय सहायता भी कम की है। तो हमारा ये मानना है कि नीतीश कुमार जी ने अगर ये फैसला लिया है तो उनका मूल्यांकन करने का वक्त दीजिए। 10 दिन पहले बिहार में पूर्ण शराबबंदी हुई है और 10 दिन में तस्करी से लेकर के डोमेस्टिक वायलेंस। बिल्कुल राजीव रंजन जी, इनफैक्ट मैंने शुरुआत में कहा था कि हम बिहार के सक्सेस या फेलियर, हम बिहार के सक्सेस या फेलियर को नहीं आंक सकते। अभी सिर्फ 10 दिन हुए, आप सही कह रहे हैं, लेकिन हम ये पूछ रहे कि ये जो ट्रेंड जा रहा है हर स्टेट से, क्योंकि आपको सक्सेस मिली आपकी चुनाव में, तो हर राज्य अब इसका प्रयोग कर रहा है। हम इस ट्रेंड का विश्लेषण कर रहे हैं यहाँ पर। जी रीता जी, ये ट्रेंड एक अच्छा ट्रेंड है ना। तमन्ना जी, इस चुनाव के पहले ये फैसला नहीं हुआ था। ये एक जिम्मेवार राजनेता का ये आचरण है कि उन्होंने जनता से अगर वायदा किया। एक मिनट, क्योंकि आपने जिम्मेदारी की बात की है। के पहले तो फैसला 2007 में नीतीश कुमार ने एज मुख्यमंत्री, एक मिनट राजीव रंजन जी, लोकसभा के 2007 में एज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक नई पॉलिसी निकाली थी। रीता जी, आप ही के पास आ रही हूँ। नई पॉलिसी निकाली थी कि कैसे अल्कोहल बिकेगा और उसके बाद इतना राजस्व बढ़ा स्टेट का, अल्कोहल की वजह से ही इतने सारे लाइसेंस बटे और शायद इसलिए ये हालत हो गई जो मनीषा प्रियम जी डिस्क्राइब कर रही है कि हर जगह पर मारपीट शुरू हो गई। मनीषा प्रॉब्लम भी आपने शुरू किया, फिर सोल्यूशन भी आप करेंगे। रीता जी, मुझे बोलने दीजिए। रीता जी, 2000 देखिए, अगर आप ये रीता जी, मैं आपकी बात आती हूँ। अगर स्थिति रीता जी हानि हो तो ये आरोप कई बार हो, हर सवाल के बातों से इसको अलग करिए। बिहार में यौन देश में गरीब को और गरीब बनाने वाला का मामला हो नशा है, या जो गरीब का परिवार टूटता है, देश में एनसीआर गरीब उसका व्यक्तिगत स्वास्थ्य बिगड़ता ही है और उसकी बड़ी आमदनी नशे में जाती है। बिहार पहले से भी और इसके वजह से राइट के मामले से, रियलिटी के मामले से देखना सब कुछ रह जाता है। उसके पहले आप इसी बात से अंदाज करिए। एक मिनट राजीव रंजन जी, एक मिनट रीता जी की बात सुनने दीजिए, फिर मैं आपके पास आती हूँ। हजारों लोग अस्पतालों में भर्ती हुए, इसके मतलब उनका स्वास्थ्य जर्जर हो चुका था। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि हिंसा का मूल कारण और ये शराब। राजीव जी, एक मिनट प्लीज। शराब स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाली होती है, गरीबी को बढ़ाने वाली होती है। नहीं, एक मिनट, इसमें जो आपने एक स्टेटमेंट किया, एक जो आपने स्टेटमेंट किया रीता जी, नहीं, एक जो स्टेटमेंट आपने किया, आपने कहा कि गरीबों पर इम्पैक्ट करने वाली ये चीज है। क्या आप कहना चाह रहे हैं, और मुझे इसमें थोड़ा कॉन्डिसेंडिंग एटीट्यूड लग रहा है, माफ कीजिए, क्या आप कहना चाह रही हैं कि गरीबों को पता नहीं कि अपना कैसे वो जीवन चलाएं और वो ससेप्टेबल हो जाते हैं और वो शराबी बन जाते हैं? ये आप इसको घुमाइए मत। नशा जो लोग करते हैं एडिक्ट हो जाते हैं, और एडिक्शन किसी भी चीज का बुरा होता है, और एडिक्शन अगर हो जाता है, नशा हो जाता है, तो फिर इंसान को सोचने की क्षमता चली जाती है। उसका शरीर हर वक्त मांगता है, चाहे वो ड्रग्स हो चाहे वो शराब हो। अमीर लोगों अगर को नहीं उसको होता। शराब नहीं मिलेगी तो उसका शरीर उसका साथ छोड़ देता है। तो लत है, किसी भी चीज की लत होना। आप सही कह रहे, किसी भी चीज की लत होना, लेकिन आप कैसे तय करेंगे कि किसी को लत हुई है नहीं, और लत होने से पहले ही आप सब कुछ बंद कर देंगे? दिलीप चरियन जी, नहीं, पर हाउ डू यू नो? ये सिर्फ गरीब लोगों को थोड़ी, आप जो डिबेट कर रहे हैं उस पॉइंट पे अगर देखिए, अगर इसमें कोई कॉन्डिसेंशन की बात नहीं है, इसमें बहुत सिंपल बात है कि हर स्टेट में मेजॉरिटी जो लोग हैं वो गरीब तबके के हैं। तो हमें ये तो समझना पड़ेगा कि विमेन्स राइट्स का इश्यू हो या पुअर के राइट्स का इश्यू हो, तो उनको अगर आप कुछ अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि स्टेट के वजह से, वो इंटरवेंशन के वजह से कोई बिहेवियर चेंज हो सकता है। आइडियल तो ये है कि एजुकेट करके उनको चेंज करें, पर हर स्टेट का ये प्रयास है कि हम कोई ना कोई शॉर्टकट ढूंढ ले। तो अगर ये शॉर्टकट को ठीक तरह से इंप्लीमेंट किया जाता है तो शायद ये जो डेंजर्स है वो कम होने का चांसेस भी है। क्योंकि ये शॉर्टकट से ज्यादा हानि होने वाली है, कुछ फायदा नहीं होने वाला, किसी को फायदा नहीं होने वाला। अगर मैटर शॉर्टकट नहीं है, ये क्विक एक्शन है। ये है हम क्विक एक्शन नहीं लिया, ज्यादा से ज्यादा लोग अगर हम
अपने जो पीढ़ी अभी गरीबों शराब को नहीं पी समझाए रही नहीं है, और वो एजुकेट सुरक्षित ना हो करें जाएगी। अबाउट द हानि ऑफ अल्कोहल, कभी नहीं वो होने वाला। और एडिक्शन के जो लोग हैं वो मैं उनको मानता क्या हूं, मदद कर वो रहे मैं हैं? मानता हूं। अवेयरनेस और एक्शन एग्जैक्टली जो एडिक्ट है, जिनको जरूरत है मदद की। सुदेश वर्मा जी, आप ये सोचिए कि जिनको जरूरत है मदद की, जो इस हद तक शराब पीते हैं कि उनके लिए नशा बन गया है, हानिकारक हो गया है, उनके लिए क्या रिहैबिलिटेशन पॉलिसी है सरकार की? कुछ नहीं, उनके लिए बस यही है कि आप एक दिन बंद कर दीजिए, तो वो फिर बूट लेगिंग के जरिए या जो अवैध शराब बिकती है वो लेकर अगर हूच हो, खराब हो तो मर जाएंगे। आपने रिहैबिलिटेशन पॉलिसी कहां पर बनाई है? नहीं, अगर वो ऐसी शराब का सेवन करते हैं जिससे उनकी मौत हो जाए, तो वो उस तरह की शराब बनाने वाले को मृत्यु दंड दिया जाएगा बिहार में। बिहार के पहले वो तो मर गया ना सेवन करके। इसलिए कोई इस तरह के चालबाजी करके कोई बिहार में अगर चाहेगा कि लोगों को शराब पिला दे, तो मुझे लगता है मृत्यु दंड के लिए भी तैयार रहना होगा। नहीं, आप देखिए, एक बात आप कह रहे हैं कि इसके बाद आपका क्या करेगा? सुदेश वर्मा जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आपसे सवाल पूछ रही हूँ सुदेश वर्मा जी। मैं समझ सकता हूँ कि कॉर्पोरेट जगत की अपनी प्रतिबद्धताएं हैं, लेकिन मुझे एक बात जरूर लगता है कि देश की आधी आबादी क्या सोचती है। देखिए, क्या तमन्ना जी, आपने बहुत अगर जिम्मेवारी है तो इस तरह आपने एक बहुत अच्छा डिस्कशन शुरू किया है। और देखिए, प्रहलाद कक्कड़ जी ने जो बोला, बहुत अच्छा बात बोला। हम लोगों को कहीं न कहीं स्ट्राइक करना पड़ेगा बैलेंस, क्योंकि देखिए बैन सिर्फ बैन के लिए नहीं होना चाहिए। जैसे बिहार में हुआ, बिहार में एक पर्टिकुलर एटमोसफियर डेवलप किया। देखिए, हमारे राज्य में बहुत जगह लेकिन बैन नहीं है वहाँ पर। तो बैन जो है आपको कहीं न कहीं से बैलेंस अचीव करना पड़ेगा कि क्या अवेयरनेस क्रिएट करके आप उसी चीज को अचीव कर सकते हैं। क्या हम लोग अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं? अवेयरनेस क्रिएट करने से ये तबका बच सकता है, इसमें दो मत नहीं है। तो हमें वो भी एक्सपेरिमेंट करना चाहिए और शॉर्टकट सोल्यूशन की ओर नहीं जाना चाहिए। मुझे लगता है राजीव रंजन जी, आप सुदेश वर्मा जी ने अपना जवाब दे दिया, खत्म भी कर लिया, लेकिन आप प्लीज रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए। हम कंक्लूड करें पूरे डिस्कशन को। बिहार में आपने ये प्रयोग शुरू किया है और ये कैसे चलेगा इस पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन ये एक ट्रेंड क्यों बन गया है, ये एक ट्रेंड क्यों बन गया है, ये मूल सवाल है। और राहुल ईश्वर जी, क्या आपको लगता है कि कल जो हमने सवाल पूछा था ब्रेक से पहले, सरकार को ये भी तय करना चाहिए कि आप किस मात्रा में खाना खाते हैं, क्योंकि ओबेसिटी, मोटापा एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है शहरों में। क्या सरकार को तय करना चाहिए कि आप अपने चाय के कप में 4 चम्मच चीनी डाल सकते हैं या सिर्फ होगा? हम एप्पल्स और ऑरेंजेस को कंपेयर नहीं कर सकते। हम एप्पल्स और ऑरेंजेस को कंपेयर नहीं कर सकते। ये दोनों डिफरेंट चीज है। अगर शहर हो, अगर ड्रग्स हो, अगर अल्कोहल हो, इस पर कोई रेगुलेशन नहीं तो हमारा फैमिली को अफेक्टेड होगा, रीजन को अफेक्टेड होगा। से कम नहीं है। ये सिर्फ स्ट्रॉमैन आर्ग्यूमेंट है, ये सिर्फ आर्ग्यूमेंट के लिए एक आर्ग्यूमेंट है। थोड़ा बहुत पानी पिया तो भी है, अगर तो पानी बैन करूं नहीं, इसी तरह नहीं। अरे एक और बार, अगर आप लिबरलिज्म के बात करें तो बैन है लगभग एक सेकंड, अगर मेरे गाड़ी के अंदर, अगर मेरे कार के अंदर मैं अगर सीट बेल्ट ना डालूं तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं, मगर पुलिस आकर मुझे फाइन करेगा। ये क्यों है? बिकॉज इसके पीछे एक प्रिंसिपल है, एक सोशल प्रिंसिपल है, और वो सोशल प्रिंसिपल इंडिविजुअल का सेफ्टी का है, वेलफेयर स्टेट का है, सोशल कॉस्ट का है। सॉरी राहुल ईश्वर जी, अगर आप कार सीट की क्योंकि बात कर रहे हैं, अगर सच में सोशल प्रिंसिपल और वेलफेयर होता तो ये सरकार मैंडेट करती कि हर कार सीट में सामने एयरबैग होने चाहिए, अनिवार्य होना चाहिए, जैसे कई देशों में है। प्रपोज कीजिए, आप वो आइडिया प्रपोज कीजिए, जैसे कई देशों में है, वो होता है एक्चुअल एक्शन। नहीं कि आप एक चुनाव के लिए और वोट के लिए आप एक शॉर्टकट अपनाए, जैसे प्रहलाद कक्कड़ कह रहे, वैसे शराबबंदी का ट्रेंड तो शुरू हो गया है, निर्णय सही है, लेकिन क्या वाकई ड्राई स्टेट रहता है बिहार या नहीं, ये तो देखना ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज हमारे साथ आवाज अड्डा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।